Good evening. So, before we start, if anyone have any doubt, एक्सक्यूज मी सर. सर मुझे एक डाउट है. ओके, हेलो हाँ हाँ प्लीज बताइए. सर, ये कल का न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, बजट लाइकली टू फोकस ऑन लिफ्टिंग कोविड हिट इकोनॉमी. तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, सर, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको ये मतलब किस तरह से वो इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, मतलब ये ओके. फैक्ट किस तरह से ये प्रूफ करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है. जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, इसके अलावा किसी और स्टूडेंट का कोई और डाउट? इसके अलावा कोई भी हो एक साथ, फिर मैं ले लेता हूँ, देन वी विल स्टार्ट. इसके अलावा कुछ और हो? ओके, वेरी गुड. आई गेस और बाकी स्टूडेंट्स के डाउट नहीं है. सी, यहाँ पे मैं इसी व्हाइट स्पेस को यूज करूंगा, देन आई विल डिलीट इट. सी देखिए, कैसे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करती है. सी, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. सर, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. कि हाँ, अभी अभी मैं आ रहा हूँ. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. आई होप आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो. बट इंडिया में जितनी भी देखिए आप, जितनी भी पुअर कंट्री होती है आपकी, एंड और पुअर कंट्रीज को क्योंकि हम लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज भी बोलते हैं, एलडीसीज भी बोलते हैं, एंड उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं. डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं. बेसिकली ये दोनों ही कैटेगरी की कंट्री, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेफिसिट होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेफिसिट में होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बेसिक आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आप रोड लेके आ सकते हैं, इसमें आप रेलवे लेके आ सकते हैं, अगेन मेट्रो लेके आ सकते हैं, अगेन पोर्ट्स आप लेके आ सकते हैं, शिप्स आप लेके आ सकते हैं. तो पूरा ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है. तो नॉर्मली अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखते हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेफिसिट होता है. अगर मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बोलूं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू फिजिकल एंड देन सोशल. सोशल में अगर आप देखेंगे, हेल्थ हेल्थ सर्विसेज आपकी पुअर होती हैं, एजुकेशन सर्विसेज आपकी पुअर होती हैं, स्किल सर्विसेज आपकी पुअर होती है. उसके बाद एनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर आप एनर्जी में देखते हैं इंडिया में, तो अभी आपको पता होगा इंडिया में इन 2009 सभी विलेज इलेक्ट्रिफाइड हो गए. सभी विलेज इलेक्ट्रिफाइड हो गए 2019 में ओनली. और एक विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की जो डिफाइनेशन है कि वो विलेज इलेक्ट्रिफाइड हो गया है या नहीं, अगर उसमें 10% लोगों के पास भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, तो यानी कि आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची. तो होता क्या है कि इसका, अब यू में आज की इसका फायदा क्या होता है कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो देश में इफिशियंसी आती है. इफिशियंसी आती है. इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में ही अगर आप देखें तो दिल्ली के बाहर अभी एक ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल बन गया है. तो अगर आप दिल्ली के एनसीआर से अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम ऑलमोस्ट, जिन लोगों को दिल्ली को क्रॉस करना होता था, दिल्ली में आए बिना वो क्रॉस कर सकते हैं. 2-3 घंटे की इफिशियंसी आ गई है. या और अगर आप देखें तो इंडिया में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, अगर आप देखते हैं तो ये आपका बॉम्बे हो गया. बॉम्बे टू लंदन अगर आप किसी शिपमेंट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, कंपेयर टू बॉम्बे टू दिल्ली, तो बॉम्बे टू दिल्ली इज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू बॉम्बे टू लंदन. और ये ज्यादा इफिशिएंट है क्योंकि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट डेफिसिट है. एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. एक्सप्रेसवे नहीं है, हाईवेज नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में देखते हैं, एवरेज ट्रक स्पीड जो
ट्रांसपोर्टेशन का वो सामान लेके जाता है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इंडिया में देखते हैं एवरेज ट्रक स्पीड इज 35 के अराउंड है। और ऐसा नहीं है कि ट्रक में इतनी कैपेसिटी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ लो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज नहीं है, एक्सप्रेसवेज नहीं है। जहां पे हाईवेज होते हैं, जब वो सिटी से क्रॉस करते हैं तो दे विल बिकेम अ सिटी रोड। फॉर एग्जाम्पल, जब ये आपका NH24 दिल्ली से निकलता है, अब तो फिर भी इन्होंने ठीक कर दिया है, तो वो दिल्ली का लोकल रोड बन जाता है। कैन यू इमेजिन इन इंडिया एक नेशनल हाईवे पे जब वो सिटी से क्रॉस होता है तो वो इतना लोकल रोड बन जाता है कि लोग, रिक्शे वाले, साइकिल वाले इस पे ट्रेवल कर रहे हैं और वो इसको क्रॉस भी कर रहे हैं। तो इफिशियंसी आपकी डिक्रीज हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। फिर आप बोलेंगे कि इंडिया चीप में क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाता, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, देन सोशल हो गया, एनर्जी हो गया, और भी बहुत सारी डायमेंशन है। तो जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो, एक तो फायदा होता है, डायरेक्टली फायदा हो जाता है, डायरेक्टली इकोनॉमी बूस्ट कर जाती है। गवर्नमेंट अगर रोड बनाएगी तो सीमेंट ज्यादा बिकेगा, स्टील ज्यादा बिकेगा, इंजीनियर्स को जॉब मिलेगी। एक तो डायरेक्ट उसका फायदा होता है, दूसरा उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, इकोनॉमी में एफिशिएंसी आती है। तो जब भी आप हेल्थ सर्विसेज अच्छी करोगे, एजुकेशन सर्विसेज अच्छी करोगे, एक तो डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, टीचर्स, लोगों को टीचिंग में जॉब मिलेगी, अदर स्टाफ की जॉब मिलेगी, जो आप बिल्डिंग बनाओगे उसके लिए सीमेंट बिकेगा, स्टील की सेल होगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म में जब आप लोगों को एजुकेशन दोगे और हेल्थ सर्विस अच्छी है, तो देश के लोग बीमार कम पड़ेंगे, जब वो बीमार कम पड़ेंगे तो वो इकोनॉमी में प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। आई होप ये इतना मैंने बेसिक बताया आपको समझ में आया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे किसी भी देश की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, क्या क्या डायमेंशन है, वो आगे, ये जो आपका पहला लेवल है, इसके बाद जब सब्जेक्टिव आएगा तो उसको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप इतना अभी आपको क्लियर समझ में आया होगा। ओके, किसी स्टूडेंट का डाउट था, कुछ और सुनना है मैडम, ये इतना काफी है? हेलो, सर थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो हेलो। जिन बच्चों को, अगर सभी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज मैसेज कर दीजिए सो दैट समझ पाऊं मैं, रिपीट कर पाऊं। सर इसमें ये वो टूरिज्म सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है ना? यहाँ पे अभी मैं एक जर्नल वे में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है, हमें हमें हर जगह पैसा लगाना है। हमारे देश में बिजली भी नहीं पहुंची है, रोड भी नहीं बने हैं, स्कूल भी नहीं है। तो हमारे पास एरियाज बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास मनी लिमिटेड है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि इस लिमिटेड मनी को बिल्कुल कोर एरिया में खर्च करते हैं, जिससे से ज्यादा इफिशियंसी हो सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसीलिए आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका टूरिज्म सेक्टर। तो टूरिज्म सेक्टर में जब आप इन्वेस्ट करते हो, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगाते हो, तो पर लैक इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये देता है। पर लैक इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, अगर आप टूरिज्म के लिए कर रहे हैं। प्लस जब आप टूरिज्म सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसकी जो ग्रोथ होती है ये इंक्लूसिव होती है। क्योंकि जब आपके देश में टूरिज्म बढ़ेगा तो एक रिक्शे वाले को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ऑटो वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चाय वालों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसीलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि आई गेस इन 2016 और 17 पीएम हैव विजिटेड यूएसए, और वहां पे उन्होंने बोला था कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो एनआरआईज हैं, एंड वो कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर हम यूएस में रहते हुए कैसे इंडिया की हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया है कि आप कुछ मत कीजिए, ये पीएम मोदी वाज सेइंग दैट कि आप एक फैमिली को मोटिवेट कीजिए कि वो इंडिया घूम के आए, वही आपके लिए हो जाएगी कि आप देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। क्योंकि टूरिज्म सेक्टर से कम पैसे में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च कर दिया इंडिया की नेचुरल ब्यूटी को लेके, इंडिया के माउंटेन्स को लेके, नेशनल पार्क को लेके, लेक्स को लेके, आपने बस एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, लेकिन उससे पता चला कि 10,000 एडिशनल टूरिस्ट ने नॉर्थ ईस्ट विजिट किया। अब एक आपका टूरिस्ट 50-60,000 रुपये भी खर्च कर रहा है, तो अच्छा खासा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो टूरिज्म सेक्टर ये है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है टूरिज्म सेक्टर, जल्दी आपको देखने को मिल जाता है इसका इफेक्ट।
For example, if you are investing certain amount in promoting manufacturing in India, it will take 5 to 10 years. उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा. तो बट टूरिज्म में लो हैंगिंग फ्रूट है, जल्दी आपको पता चल जाता है. ओके ओके सर, थैंक यू. ठीक है. तो टूरिज्म सेक्टर की पर लैख इन्वेस्टमेंट में ये अभी आपका एग्जाम ये एमसीक्यू वाला है और उसमें इस तरीके के ये नहीं आएंगे, एनालिसिस है. तो ये सारा मैं आपको डेटा तब दूंगा क्योंकि ये डेटा आपको मेमोराइज नहीं करना है. आप अपनी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकते हो इस डेटा से. तो ऐसा भी बहुत सारा डेटा है पर लैख इन्वेस्टमेंट में, कहाँ पे आपको हाईएस्ट जॉब मिलेगी, कहाँ पे जॉब में भी ज्यादा वुमेन्स को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल सेक्टर, तो वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत होता है पर लैख इन्वेस्टमेंट में. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपका पॉइंट क्लियर हुआ होगा. ओके, सो नाउ रिपोर्ट और इंडेक्स में देख रहे हैं, बाकी इससे पहले तक का कवर किया था. एंड आई होप आप सभी लोग रिवाइज कर रहे हैं टाइमली. रिवाइज करेंगे तो मेमोराइज रहेगा, अदरवाइज एक दो हफ्ते बाद भी रिवाइज किया तो 50% आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे. तो 15 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. नाउ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की फाइनेंस कमीशन, ये जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी है, तो पहला तो ये कि 15th का मतलब है इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन और थे, 1 था, 2 था, 3 था, ये 15th है. आपको ये याद रखना है. इसके बाद इसके चेयरमैन थे एनके सिंह. नाउ एनके सिंह चेयरमैन थे, आपको मेमोराइज करना है. और इन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसका टाइम ड्यूरेशन है फाइनेंशियल ईयर 2021 से 21-22 से लेके 25-26. अब इसके बारे में मैं समझाता हूँ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखोगे, एमसीक्यू इसी पे ही बनेगा. बट एक एमसीक्यू आपका बन सकता है, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन. अब मैं आपको इसके स्टैटिक पे लेके जा रहा हूँ कि फाइनेंस कमीशन होते क्या है, क्या बेसिकली रोल है फाइनेंस कमीशन का. आई होप मैंने पहले कभी आपको क्लासेस में बताया होगा, बट अगेन किसी को कुछ पता है, कोई बताएगा व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन. पहले की क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो लोग ने रिवीजन किया होगा आई होप वो बता पाए. चलो देख लेते हैं. सी इन इंडिया वी हैव इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. फेडरेशन है. नाउ यू विल आस्क सर व्हाट इज फेडरेशन. फेडरेशन इज नथिंग, जस्ट अ सेट ऑफ गवर्नमेंट जहां पे आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है. नाउ गवर्नमेंट का होना ही फेडरेशन नहीं है. इन दोनों गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टेंस होता है, जो इनको पावर का सोर्स होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है. तो इनका जो पावर का सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है. सेंटर को भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है. सेंटर को तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती ही मिलती है, चाहे फेडरेशन हो या यूनिटरी हो. चलो फिर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देके. तो फेडरेशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती ही है, लेकिन उस देश में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका अपना एग्जिस्टेंस, जो पावर का सोर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है. एक दूसरी फॉर्म होती है यूनिटरी. यूनिटरी में क्या होता है, वहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट भी होगी, लेकिन स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो टोटली सेंटर पे डिपेंड करेगा. बट फेडरेशन में स्टेट आपकी उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ठीक है. नाउ इंडिया में होता क्या है कि नॉर्मली 1950s में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस तरीके की कंडीशन थी, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाया और मेजर जो टैक्स पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी. मेजर टैक्स पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी. नाउ मैक्सिमम टैक्सेशन सेंटर के पास है, लेकिन जो काम करना था वो स्टेट को करना था. तो हमने एक मैकेनिज्म बनाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स में से कुछ परसेंटेज स्टेट को देगी, लेकिन कितना परसेंटेज देगी, 10 देगी, 20 देगी, 30 देगी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं था. उसके लिए एक प्रोसेस था और वो प्रोसेस था फाइनेंस कमीशन. तो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होगा और वो रिकमेंड करेगा कि सेंटर कितना परसेंट स्टेट को देगी.
अपने टोटल टैक्स कलेक्शन में से। आई होप बेसिक आपको बताया, बट आपको समझ में आया होगा कि फाइनेंस कमीशन का टास्क क्या होता है। ये बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टोटल टैक्स कलेक्शन में से स्टेट को कितना देगी। नाउ क्योंकि ये 15th फाइनेंस कमीशन है, हर फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन चलती हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए चलती है। उसके बाद फिर तो इसी तरीके से जब इंडिपेंडेंस हुई थी, पहला फाइनेंस कमीशन था 5 साल के लिए, उसके बाद सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके 2022, फॉर एग्जांपल अभी हम किस फाइनेंशियल ईयर में बैठे हैं, 2020 से 2021 तक, ये मार्च में खत्म हो जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके और 31 मार्च 2026 तक, इन 5 सालों में सेंटर कितना स्टेट को कंट्रीब्यूशन देगी वो 15 फाइनेंस कमीशन ने बता दिया है। और उसके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। बस आपको इतना याद रखना है, एनके सिंह, एंड ये टाइम पीरियड। सो एनी डाउट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको इतना याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन का मेन टास्क क्या होता है, ये बताना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंटेज शेयर स्टेट को देने वाली है 5 सालों में। नाउ फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर आप थोड़ा पॉलिटी का स्टैटिक देखेंगे तो आर्टिकल 280 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। और फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन किस पे देता है, ऑन टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस, तो इनको एक टर्म ऑफ रेफरेंस मिलता है। इट्स लाइक कि आपको रेफरेंस मिलता है कि किन किन पॉइंट्स पे आपको रिकमेंडेशन देती है, विच इज इशूड बाय प्रेसिडेंट। और इसके जितने भी मेंबर और चेयरमैन हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो ये इसका स्टैटिक पार्ट है, आर्टिकल 280, टर्म ऑफ रेफरेंस एंड बाय प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन अपने आप नई नई चीजों पे कहीं पे भी रिकमेंडेशन देख सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपको कहां कहां पे रिकमेंडेशन देनी है, बट इफ गवर्नमेंट कमीशन सो दे कैन इंक्लूड इन टर्म ऑफ रेफरेंस। ओके, क्लियर है? एक बार बताइए। यस सर। यस सर। कंफ्यूजिंग तो नहीं है? नो सर। सी अगेन, इट्स लाइक ये जो आपके एग्जाम से 1 महीने पहले क्लास होती हैं, ये एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट क्लास होती हैं, क्रैश कोर्स टाइप होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी हम एडिशनल 1 मिनट भी नहीं चाहते कि यू नो टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में कुछ आपको मिर्च मसाला दें। यहाँ पे सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा लगता है, बट अगेन एग्जाम से पहले ये ही बेस्ट है और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट, सो आपको क्या मेमोराइज करना है 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये दो फैक्ट। देन फेडरेशन होता है, यूनिटरी होता है। यूनिटरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, जो स्टेट का एग्जिस्टेंस है वो सेंटर ही डिसाइड करती है। लेकिन एक फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट आल्सो हैव देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऐसा होता है। हेलो सर। या प्लीज। सर बोल रहा कि वो जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन एनके सिंह, ये उनका टर्म जो ड्यूरेशन है 2021 टू 22 टू 2025 6, यही है ना? हाँ जी। हाँ, लेकिन सर ये जो लेफ्ट साइड में आप लिखा है 2022-21, इसके बारे में थोड़ा को बताइए ना, क्या लिखा था? कहाँ लिखा है सर, मैंने कुछ गलत लिखा है, समझा नहीं आपकी नहीं, क्वेश्चन। लेफ्ट साइड में ये 2020, हाँ है, इसके बारे में नहीं, डिस्कस करते ना। हाँ, ये बताया कि अभी हम किस फाइनेंशियल ईयर में हैं। ओ हाँ। राइट नाउ वी आर इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21 अप्रैल 2020 डैश 31 मार्च 2021, इस फाइनेंशियल ईयर में है। इसकी रिकमेंडेशन कब से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 2021 से लेके खत्म होगा 31 मार्च 2026। ओके 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 सर, थैंक यू। नेक्स्ट सी, ये एक इंडेक्स है कि फिलैंथ्रोपी इंडिया में कितने लोग कितनी पैसे खर्च कर रहे हैं सोशल कॉज को लेके। तो नंबर 1 अजीम प्रेमजी एंड शिव नादर, ये आप सबको पता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देन अगेन रिचेस्ट इंडियन लिस्ट है, तो ये आप देख लेना, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी एंड देन शिव नादर। जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू मेमोराइज दैट। ग्लोबल टॉप 20, ये टॉप है
टॉप 20 डेयरी कंपनीज में 16th पे अमूल आता है. सी हियर इज द कॉन्ट्रडिक्शन. इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर. India largest milk producer है. And see, India is a developing country and a poor country, you can say lower middle income country. तो नॉर्मली आप देखते हो हमारे देश में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर आपको पूरी रियलिटी नहीं बताता है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. लेकिन जब हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखते हैं, पर कैपिटा पर पर्सन कितना मिल्क अवेलेबल है, तो ये इंडिया का मोर देन है वर्ल्ड एवरेज से. वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है. तो इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में इतना अच्छा है, पर पर्सन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है. वो भी आपको बता रहा है कि अगर इंडिया किसी फील्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, वो आपको पूरी रियलिटी नहीं बता रहा है. लेकिन अगर वर्ल्ड एवरेज से हमारे देश की प्रोडक्शन पर पर्सन भी ज्यादा है, पर पर्सन वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है, यानी कि हम अच्छा खासा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. बट जहां पे बात आती है फूड प्रोसेसिंग की, तो आप देखिए टॉप 20 में इंडिया की सिर्फ एक ही कंपनी आती है जो इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है, वो 16th नंबर पे आती. तो हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग तो है ही नहीं, चाहे वो आपका डेयरी प्रोडक्ट हो या अदर प्रोडक्ट हो. इंडिया में ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है. और ये कॉन्ट्रडिक्शन ये है, पहला कॉन्ट्रडिक्शन कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है, अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, that doesn't result into increase in farmer income. पहला तो कॉन्ट्रडिक्शन ये है. नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके देश में, सॉरी मैं चार्जर लगा देता हूं, अगर आपके देश में नॉर्मली क्या होता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ साथ आपके देश में फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होनी चाहिए. लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है. एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहेगी, बट फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ती है, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज हो जाती है कि मार्केट क्रैश कर जाती है. और मार्केट क्रैश कर जाती है तो फार्मर्स को पैसे नहीं मिलते हैं. पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो ये है. दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है फूड अवेलेबिलिटी डजंट कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिशन. हमारे देश में फूड अवेलेबिलिटी है, फूड की कमी नहीं है, पर पर्सन अवेलेबिलिटी बहुत सारी है, लोगों तक फूड पहुंचता भी है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है तो डिफिशियंसी आएगी. फूड की अवेलेबिलिटी है, लेकिन फूड की क्वालिटी इतनी खराब है कि लोगों को न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पा रहा है. ये भी हमारे देश में कॉन्ट्रडिक्शन है. और तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट that doesn't lead to increase in export. और तीसरा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है बट फूड प्रोसेसिंग इंक्रीज नहीं होगी. तो इंडिया में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन. नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, और इसका मेन कारण ये है कि हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग नहीं होती है. फूड प्रोसेसिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है, हर लेवल पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है. यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा एक ग्राफ बना पाऊं तो आपको पता चलेगा. यहाँ पे आप देखिएगा, एग्रीकल्चर में आपका एक हो गया इनपुट, उसके बाद फिर होगा प्रोडक्शन, और फिर होगा मार्केटिंग. अब आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है एग्रीकल्चर में. ओके, इनपुट क्या है? सीड लगेंगे, फर्टिलाइजर लगेगा, और लगेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी लगेगी. इलेक्ट्रिसिटी किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी वाटर के लिए. और क्या इनपुट लगेगा एग्रीकल्चर में? इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, या इसको बोल दे वाटर हो गया.
तो यहाँ पे अगर आप फर्टिलाइजर देखेंगे हैवी सब्सिडी, हैवी सब्सिडी है तो मिसयूज हो रहा है। सीड्स में देखेंगे अगेन हैवी सब्सिडी, पुअर क्वालिटी। वाटर में अगर देखेंगे सब्सिडी है, तो आपने सारे इनपुट सब्सिडाइज कर रखे। इसके बाद ठीक है, आपने इनपुट दिए, प्रोडक्शन फिर हुई। प्रोडक्शन के बाद अगर आप देखें तो फार्मर के पास क्या ऑप्शन है, मार्केट, वो सेल नहीं कर सकता, नॉट टू प्राइवेट प्लेयर्स, नॉट टू प्राइवेट प्लेयर्स। कहां पे सेल करेगा, एपीएमसी मंडीज में ही सेल करेगा, उसके बाहर वो सेल नहीं कर सकता। सर या सर प्राइवेट में तो कर सकते हैं सर, पूरी वो है इनके पास पावर तो। जी मैं बता रहा हूँ ना, प्राइवेट में कहां पे कर सकता है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल नहीं कर सकते, कुछ स्टेट ने कर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं ना आज भी सीधा आजादपुर मंडी में ही आपके फ्रूट और वेजिटेबल आते हैं, वहां के बाद ही पहुंचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रिलायंस डायरेक्टली, सी फॉर एग्जांपल आप बिग बाजार पे जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देख रहे हो, बिग बाजार भी आजादपुर मंडी से ही खरीद के लाता है, डायरेक्ट फार्म के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लेके आए हैं, बट ये फील्ड है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही है कि जो कॉर्पोरेट है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना पैसा देंगी, मनी देंगी, टेक्नोलॉजी देंगी, और फार्मर क्या देगा, फार्मर देगा अपनी लैंड देगा, अपनी लेबर देगा, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो पंजाब में इसी को लेके कैसे कैसे वो चल रहे हैं कि फार्मर आपकी जमीन ही खरीद लेंगे, दिस वो कॉर्पोरेट। तो ये भी इंडिया में एक तरीके से फील्ड है। सर बट अमूल का जो मॉडल है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ही बेस्ड है ना। अमूल इज डिफरेंट, मैं भी आपको बता रहा हूँ। चलो ये नॉर्मली ये जो एग्रीकल्चर वाला है ना, ये पूरा एक 2 घंटे की क्लास है, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट जस्ट मैं आपको 1-2 थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। सी मिल्क के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मिल्क में डायरेक्ट सेल परचेज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉर्पोरेट मिल्क खरीदेगा तो वो मिल्क पहले एक मंडी में जाएगा एपीएमसी में, और उसके बाद ही वो मार्केट में बिकेगा, ऐसा नहीं है। ये हो गया आपका कॉर्पोरेट। तो पहले फार्मर मिल्क को लेके जाएगा मंडी में, वहां से कॉर्पोरेट खरीदेगा। मिल्क में ऐसा नहीं है, एक कंपनी डायरेक्टली ही खरीद सकती है। नाउ अगर आप देखें अमूल के लिए आप जितना भी पे करते हैं, कस्टमर जितना भी पे करते हैं अमूल के लिए, मान लीजिए आप 50 पे कर रहे हैं, तो 50 का ऑलमोस्ट 50 to 60% फार्मर के पास जाता है, फार्मर के पास जाता है 50 to 60%। यानी कि फार्मर से 25 रुपए फार्मर को मिल रहे हैं जब आप 50 रुपए पे कर रहे हो। इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी है, पैकेजिंग भी है, और आपकी जो वैल्यू एडिशन है उसकी भी कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी कॉस्ट है, सबकी कॉस्ट इन्वॉल्व है। नाउ ये फिगर आपको इतनी अपीलिंग नहीं लग रही होगी, लेकिन ये अपीलिंग लगेगी जब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ये मैक्सिमम 10 to 20% है। बाकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इफ यू आर पेइंग आप 20 रुपी पर केजी पोटैटो के लिए पे कर रहे हैं, तो एट मैक्स फार्मर के पास 2 रुपए से लेके 4 रुपए जाते होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने बिग कॉर्पोरेट्स को परमिशन दे दी है, कोई भी कॉर्पोरेट आ सकता है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगा और यहां से फार्मर से खरीदेगा और वो पे करेगा। तो हमने मिल्क को कभी इसमें लाके ही नहीं रखा। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल के केस में आप देख लीजिए, एक सर्वे हुआ था, ये तो मैं आपको अच्छे रेट बता रहा हूँ, 20%, कई बार इतना भी नहीं मिलता है। और होता है ऐसी, मिल्क इज अ पेरिशेबल आइटम, लेकिन फिर भी आपको मिल्क की सप्लाई एकदम कंसिस्टेंट मिलती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मिल्क की सप्लाई ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लेकिन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की देखिए, कभी सप्लाई ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो किसान हमारे एक वेब में फंसे हुए हैं। जिस बार पोटैटो के प्राइस क्रैश कर जाते हैं, फार्मर सोचेंगे कि अब हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और सभी फार्मर ये सोचते हैं। हमारे पास मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है,
मार्केट इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि इसको आपने फ्री नहीं किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। जस्ट ये आपको थोड़ा थोड़ा मैं एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, सो दैट, क्योंकि पूरा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट कि मैं 5 मिनट में आपको समझा दूं, आपके डाउट ही आते रहेंगे। सो मिल्क की आपने प्रोडक्शन कभी नहीं देखी होंगी कि इस सीजन में 100 रुपए किलो हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया, फिर 20 पे क्रैश कर गया। बट व्हाई इन द केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और दोनों पेरिशेबल है। मिल्क को प्रोड्यूस करना इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ही रिस्की बिजनेस है जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को करना है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने कॉर्पोरेट को आने दिया है, सी इट्स अ आयरनी, इट्स अ आयरनी, ये मजबूरी है। अगर आपको इफिशिएंसी लानी है, इफिशिएंसी लेके आनी है, तो प्राइवेट को लाना ही पड़ेगा। प्राइवेट को लाओगे तो यस, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा ही होगा, कुछ नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कॉर्पोरेट एक्सप्लॉइट ना करे, आप इनएफिशिएंसी में ही रहो। इफिशिएंसी लाओगे तो फिर मे बी मोनोपोलीज भी आए, ये हो सकता है। आज की डेट में सी वी आर सेइंग फ्री मार्केट, बट डेटा पे अगर आप देखते हो तो डेटा पे इन वर्ल्ड की 10 कंपनियों की काइंड ऑफ मोनोपोली है। 10 कंपनियां हैं, 6 यूएस की हैं, 1 यूरोप की है और 2-3 चाइना की है। जितना भी डेटा इनके अलावा है ही नहीं किसी। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको टेस्ला चाहिए नहीं चाहिए। टेस्ला चाहिए तो एलन मस्क आएगा, उसके पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गई। या यू विल वेट कि कभी हमारे देश का जो सरकारी कंपनियां है वो टेस्ला जैसी कार प्रोड्यूस करेगी, विच इज अ मिराज, जो होने वाला नहीं है क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियरिटी आई हो। Yes, sir. एनी सी अगेन, इस पे है ना जो 3 फार्म्स बिल है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और मैं पूरा एक घंटे का टॉपिक ही ले लूंगा। अभी मेन आइडिया ये है कि इनको एमसीक्यू वाले फॉर्मेट को सी अगेन। अब ये जो 3 फार्म बिल है, इसमें एक प्रोविजन ये भी है, वो है आपका, एक है आपका असेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसको मैं इरेज कर दूं कि एक बार कुछ बच्चे बाद में देख के डर ही जाते हैं जिन्होंने क्लास ना अटेंड की हो, कि ये समझ में आ जाए पढ़ाया क्या है, इसलिए मैं इनको मिटा ही देता हूँ। तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है, ये जो 3 लॉ है। अब वो असेंशियल कमोडिटी एक्ट ये बोलता है कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कर सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं। होल्डिंग तो नेगेटिव टर्म है, बट आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। नाउ पहले वो परमिट नहीं था कि आप पोटैटो का, ऑनियन का एक स्टॉक मेंटेन कर पाए। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करेगा जब उसके पास ये ही परमिशन नहीं है कि वो कि वो 1000 kg पोटैटो को स्टॉक कर पाए, यही परमिशन नहीं है। तो बताओ वो फूड प्रोसेसिंग में क्यों आएगा? अब गवर्नमेंट ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट में सिर्फ ये बोला है कि वो स्टॉकिंग कर सकता है। तो भाई फूड प्रोसेसिंग के लिए तो ये बेसिक कंडीशन है, बिना स्टॉक करे वो कैसे फूड प्रोसेसिंग करेगा? नाउ अब इसको अगर आप देखेंगे, इसको नेगेटिवली कैसे बोला जाता है कि कॉर्पोरेट सारा का सारा माल स्टॉक करके रख लेंगे और फिर आपको महंगे रेट पे बेचेंगे। और ये कॉमन सेंस भी लगता है कि ये ऐसा कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट है फेयर कंपटीशन को एंश्योर करने के लिए। फ्री मार्केट ऐसे ही वर्क करती है। अगर एक कॉर्पोरेट बहुत सारा प्रोडक्ट स्टॉक करके अनलिमिटेड फायदा उठाने की कोशिश करता है तो फ्री कंपटीशन है, कॉर्पोरेट भी आएगा, कॉर्पोरेट सी भी आएगा, और अल्टीमेटली कोई भी सुपर नेचुरल प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यू हैव टू फॉलो दीज, आपको फॉलो करने, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट अगेन सी इन बोल रहे हैं ना, इंडिया इज नॉट अ पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है डेमोगॉगी, तो वी आर नॉट अ डेमोक्रेसी, वो डेमोगॉगी हम बनते जा रहे हैं। तो जो पॉपुलिस्ट लोग सर आपने इस बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बताया क्या? आई मीन मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस, अब बाद में चेक कर लेना, वो समझने वाला बताया है। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे हम बाद में टाइम देंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, जिन लोगों को समझना है ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं, ठीक है? Yes, sir. So see, agriculture
डेमोक्रेसी में रिफॉर्म करना इज टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है रिफॉर्म करना। और इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे यू नो वी आर अ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, थॉट प्रोसेस हमारा रैशनल नहीं है। रैशनल इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिली हुई है मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी को, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग इमोशनल ना हो जाए इसलिए वो भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सो ईज ये एक इंडेक्स है, एनहेंस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, कुछ नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंकों की परफॉर्मेंस को लेके है, पीएसबीज पब्लिक सेक्टर बैंक, तो इनकी परफॉर्मेंस को लेके ये एक इंडेक्स है, इतना आपको याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी कैन यू टेल मी एनी गवर्नमेंट एंटरप्राइज which is as efficient as private sector? As रेलवे, कौन सी सर? रेलवे, Railway is as efficient as private sector. yes sir, because it is because Indian Railway is the largest source of employee for the, I mean it approximately 3.5 million people is employed by हाँ, Indian इसलिए तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं कि इफिशिएंट नहीं है, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर होता सारा काम टेक्नोलॉजी से करा लेता। इंडियन रेलवे में जाते हो, कभी आपको फील होता है कि आप वर्ल्ड क्लास रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल कर रहे हो? इट्स नॉट एफिशिएंट। ये थोड़ी सी गलतफहमी आपको, शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया। रेलवे तो आपने वर्ड से एग्जांपल दे दिया। इवन सी अगर आप थोड़ा बहुत बोल पाते तो इसरो बोल पाते फिर भी समझता, लेकिन देखिए आप इसरो भी इफिशिएंट था, बट अगर आप इनोवेशन में देखते हैं, आप स्पेस एक्स को देखिए, स्पेस एक्स इसने आपका वर्टिकली लॉन्च होने वाला रॉकेट लॉन्च कर दिया है। वर्टिकली लॉन्च ही होता है, वर्टिकली टेक ऑफ भी कर लेता है। जाके आप वीडियो देखिए, स्पेस एक्स का जो पर्टिकुलर रॉकेट है वो वर्टिकली टेक ऑफ कर रहा है, और इसरो को ये बात समझ में आ रही है। इसलिए आप देखिए इस टाइम पे, कोविड के टाइम में, इसरो ने भी अपने आप को प्राइवेटाइज कर दिया। इंडिया में अब प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री है। अगर आप अपनी जैसे स्पेस एक्स है यूएस में, इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर इंडिया में भी आ सकता है। तो जब तक कंपटीशन नासा से था, नासा भी गवर्नमेंट है, हमारा इसरो फिर भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कंपटीशन स्पेस एक्स से है, एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, हमारा इसरो कंपटीशन नहीं दे सकता क्योंकि इसका इकोसिस्टम ही अलग है। सी इट्स लाइक, अगर आप लोगों को अब भी समझ में ना आए, इट्स लाइक कि आपने पहले एयरक्राफ्ट देखे होंगे जो प्रोपेलर वाले होते थे, आगे एक फैन टाइप का होता था, पंखा टाइप का, ये घूमता था। उसके बाद आया आपके जेट इंजन। तो ये जो प्रोपेलर वाले एयरक्राफ्ट थे, इनको कितना भी तेज भगा लो, 500 600 700 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये इस डिजाइन की लिमिटेशन है। लेकिन जेट तो सुपरसोनिक स्पीड से भी चले जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसकी इनहेरिटेड लिमिटेशन है, एक लिमिट से ज्यादा उससे आप R&D एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉडल क्या है? प्राइवेट सेक्टर। So if you are comparing कि हमारा इसरो स्पेस एक्स को टक्कर दे, इट्स लाइक कि यू आर कंपेयरिंग किसी कार का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल मारुति का, एंड यू आर कंपेरिजन कि वो ऑडी से फास्ट चले। सो ऐसा नहीं होता है, वो कहीं नहीं होता है, सारे लॉज के अगेंस्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की इनहेरिटेड लिमिटेशन है, वो एक लेवल से ज्यादा इनोवेट नहीं कर सकती क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्लो है यार। समझ में आया? Yes, sir. yes sir, पूरा मतलब ऐसा है ना कि कहीं आप किसी और को भी समझा पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। yes sir, I mean मतलब हमारे ठीक है, नहीं हाँ ना बोलना है, बस समझ गया मैं, टाइम लिमिटेड है, ठीक है। Okay, so you have to just memorize this particular index for PSBs, public sector bank। SBI को छोड़ के सारे बैंक ऐसे ही चल रहे हैं, और SBI भी ठीक है, चलो ठीक ठाक इफिशिएंट है, बट नॉट एज गुड एज HDFC। HDFC के जैसा नहीं है। जितने भी आप देखेंगे पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन देखेंगे शोरूम में, सब HDFC की है। सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं सर, SBI रिस्पेक्टिव ऑफ कितना ही ट्राई कर रहा है, इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहा। ओके, ये एक
बार्प रैंकिंग है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बेसिकली आप कितना एक रैंक, एक इंडेक्स था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्रीज को रैंक करता है, इट रैंक कंट्रीज on how easy to do manufacturing। तो उसी तरीके का हमने पूरे देश में भी एक इंडेक्स लेके आए हैं, ये स्टेट्स को रैंक करता है। तो आज की डेट में अगर आप आंध्रा में है तो सबसे इजी है बिजनेस करना, उसके बाद यूपी में है। अब यूपी ने कैसे जंप मारा है, ये बिल्कुल ऊपर आ गया है। उसके बाद फिर आपका थर्ड पे तेलंगाना है। सो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ही हमने कंट्री के लिए एक रैंकिंग लाई है। अगेन इस रैंकिंग को पढ़ना 1 घंटे अभी मैं पढ़ा सकता हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। जी सर। क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? सॉरी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? किसने बोला? सर मैं सर मतलब सर इसकी जो डिटेल स्टडी आपने जो बोला था अभी, डिटेल नहीं है बाबा, तभी तो मैं नहीं कर रहा। हाँ वही बोल रहा था मैं। डिटेल इज एनालिसिस, एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ है, इंडिया ने सी, बहुत फनी बात है, इंडिया पीएम मोदी सिंह की इंडिया को हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप 50 में लेके आएंगे। लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपनी बहुत एनर्जी इसमें वेस्ट कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने इसको सस्पेंड कर दिया है। हाँ सर, वही मैं पूछने वाला था, अभी तो सस्पेंडेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सस्पेंड कर दिया है। ये पूरी कहानी बड़ी ड्रामेटिक है, क्योंकि अगेन इसका अगर मैं एनालिसिस बताऊंगा ना, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंक्रीज हो रही है, बट is not translating into increase in investment. Then what is the benefit of इस ease of doing business में आप काम करेंगे तो फायदा क्या है जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है। और इंडिया में भी क्या है कि आंध्रा ने गुजरात ने सारे रिफॉर्म कर दिए हैं अच्छे से, बट उसकी रैंकिंग पीछे है। यूपी ने कम किए हैं, उसकी रैंकिंग ऊपर है। तो उसकी कैलकुलेशन में भी कुछ इरेगुलरिटीज आई हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने उसको सस्पेंड कर दिया। बट वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना इसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, ईडीबी रैंकिंग। यस सर। एनीवन? बट सर एज कंपेयर टू द प्रीवियस सेशन, ये बात तो सही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में रियली थोड़ा बढ़ा है। हेलो सर। जी ठीक है सर आपका वॉइस नहीं आ रहा था सर। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला है कि इतना याद रखना है कि ये जो BARP रैंकिंग है, इसमें आंध्रा 1 पे, यूपी 2 पे, तेलंगाना इतने पे है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। हमारा टारगेट था टॉप 50 में आने का, बट अभी ये सस्पेंड है। वी होप कि जल्दी वापस आएगी। ठीक है, ओके सर। देन फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एक्टर पढ़ लेना। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, तो कुछ जो ब्रांड है ट्रांजिशन में, इसमें सेकंड पे रिलायंस है। तो जियो के आने के बाद डेफिनेटली वो बहुत मेजर इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है विद इन रिलायंस ब्रांड। थर्ड पे सैमसंग है, जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसको जाने दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में इंडिया में टॉप 3 है, सबसे महंगा मुंबई, दिल्ली, फिर चेन्नई, जस्ट याद रखना है। इसको भी छोड़ो, इस पे नहीं है, या बाद में कभी मिले तो गूगल कर लेना। सर बैंगलोर मैंने टॉप कॉस्टली सिटी में नहीं, टॉप 3 कॉस्टली सिटी में नहीं पढ़ा। नहीं सर, ये तीनों ही हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में वेरी। ओके, सो सबमिट्स में देख लेना। फर्स्ट ब्रिक फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड बैंकिंग गवर्नर्स की मीटिंग है, तो कुछ नहीं है। ब्रिक्स आपको पता ही है, 5 कंट्री हैं इसमें, IR में हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से एक चीज बस याद रखना, अभी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तब बताऊंगा। अगेन 14th सार्क, इसके बाद ये फाइनेंस गवर्नर्स की मीटिंग है। तो सार्क ग्रुपिंग के बारे में आप सभी को पता है, हम पढ़ चुके हैं। नाउ
सार्क की जो मीटिंग है वो ऑलरेडी सस्पेंड चल रही है। उरी अटैक के बाद हमने तो मना कर दिया था, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट नहीं हो रही है, ऑल्दो कोविड के टाइम पे हुई थी एक, जिसमें पाकिस्तान के पीएम नहीं आए थे, हेल्थ मिनिस्टर आए थे। बट अब ये फाइनेंस जो गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग है, तो आरबीआई के जो गवर्नर थे शशिकांत दास, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सार्क के बारे में पढ़ चुके हैं हम, इसकी इस मीटिंग का कुछ नहीं लेना देना है। बस ये है कि सार्क की आरबीआई गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, ये याद रखना। सार्क के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से भी, सार्क क्या है, कितनी कंट्रीज हैं। आरबीआई के हमारे जो गवर्नर हैं शशिकांत दास है, इनका नाम याद रखना। आरबीआई के बारे में बेसिक फंक्शन मैं आपको रिवीजन में करा दूंगा, इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स क्या है, ठीक है, ये मैं आपको करा दूंगा, ये थोड़े से हमें पढ़ने होंगे। नाउ इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में एक डायलॉग हुआ है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है? बेसिकली आपने सुना हो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान, अजर ऐसे ही करके कुछ है। तो 4-5 कंट्रीज हैं, इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अजरबैजान नहीं है, चलो जो भी है ना, फिर है ताजिकिस्तान, जो भी हो नाम वो छोड़ो, ठीक है। इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में ये एक डायलॉग था। तो इन लोगों की ये सारी कंट्रियां, मेनली मैं बता रहा हूँ, आप कुछ एससीओ पढ़ लेना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये सारी कंट्री हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के, बाकी ये सारी कंट्री हैं। तो इनके तो एससीओ में इंडिया, पाकिस्तान, रशिया को छोड़ के यही सारी कंट्री हैं। तो इनके बीच में एक डायलॉग हुआ था, बस बेसिक आपको इतना याद रखना है। G22 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी और उसमें प्रेसिडेंट अभी सऊदी अरेबिया है, इतना आपको याद रखना है। एंड G22 की जो 2022 में मीटिंग होने वाली थी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका मैंने चेक नहीं किया, वेन्यू ईयर 2023 हो गया है अकॉर्डिंग टू सम स्टूडेंट, पर यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, मैंने चेक नहीं किया है। लेकिन अभी तक ये था कि 2022 की जो मीटिंग थी वो इंडिया में होने वाली है। ओके, अब ये चेंज हुआ है नहीं, मैंने स्टार मार्क इस पे कर दिया है, इसको मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, या आप भी देख लें। ओके, नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, तो ये CII ने की थी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और डिपिट ये एक डिपार्टमेंट है, बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये दोनों ने मिलकर की थी, कॉन्फ्रेंस की थी डिजिटल। बट सर ये तो सस्पेंड हो गया था ना वर्ल्ड बैंक से। हाँ, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट देना सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक इंडेक्स भी है, बट दिस इज आल्सो अ फिलॉसफी, अ प्रोसेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? देखो, बिजनेस करना कितना आसान है, बहुत टफ। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था, इकोनॉमिक सर्वे पता है आपको डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक सर्वे? यस सर। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019 2019-2020, इसने बोला है कि दिल्ली में अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो आपको अप्रॉक्स 50+ डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। 50+ डिपार्टमेंट से आपको डील करना होता है, वो आपको एनओसी देंगे या सर्टिफिकेट देंगे। बट इन दिल्ली इफ यू वांट टू पजेस अ वेपन, अगर आपको एक पिस्टल परचेज करनी है तो इसका लगभग था 17-18 था, आप रफली मान लीजिए 20, तो आपको 20 डिपार्टमेंट से एनओसी लेना। तो कैन यू इमेजिन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे आपको दिल्ली में एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए 50 डिपार्टमेंट से आपको वो लेना पड़े, एनडीएमसी लेगा, फिर एमसीडी लेगा, फिर रेलवे को कुछ होगा, फिर किसी और का कुछ होगा। तो वेपन लेना इज इजी देन ओपनिंग अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली, स्पेशली वो जो अंदर वाला इलाका है सीपी वगैरह का, एनडीएमसी। तो ये बहुत सारी वो, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बहुत बेसिक से डील करता है। अगर आप ये सारा पढ़ लेना तो ये लगभग आपके 10-15 क्वेश्चन का आंसर है। इसकी डायमेंशन क्या क्या है ये देखिएगा कि बिजनेस स्टार्ट करना कितना इजी है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कितना इजी है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, हमारे देश में हम कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में इतने आगे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं लेकिन पार्टी फ्रॉड करके भाग जाती है। तो कुछ देश, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसका ही केस स्टडी दूंगा।
Just wait. So, for example, registration of property. Yes, sir. See, registration, लैंड परचेज करना कितना इजी है, लेबर लॉज कैसे है, कंस्ट्रक्शन परमिट करना, कंस्ट्रक्शन परमिट कितना इजी है। तो ये लगभग इसमें 11 डायमेंशन है। इंडिया में तो 10 ही चलती थी, बट ये 11 डायमेंशन है। ये बताती हैं कि बिजनेस करना कितना आसान है। तो इंडिया में इट्स टू डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी को देखें तो आई गेस सिंगापुर में कितनी परसेंट वैल्यू लगती है, 1% से भी कम पैसा खर्च आता है। यानी कि आपने 100 करोड़ की लैंड ली तो उस पे 1 CR उसकी रजिस्ट्रेशन पे खर्च आया। इंडिया में 5 से 7 करोड़ आ जाता है। यानी कि अगर एक बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में 5000 करोड़ रुपए लेके आ रहा है तो उसका 5 से 7%, तो यू कैन इमेजिन कि उसका 300-400 करोड़ रुपए तो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने में खर्च हो गया, और इस कॉस्ट का उसको कुछ एफिशिएंसी नहीं आएगी, और टाइम भी है। किसी किसी देश में आपकी, कैन यू इमेजिन कि 10 दिन में हो जाती है, हमारे देश में फिर 40-50-60 दिन का टाइम लगता है। कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं मिलके देता है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिलके देता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बहुत सारी डायमेंशन है। ये मैं आपको एक इसका मैप ही दे दूंगा, या गूगल कर लेना। क्लियर ना? हेलो, अरे बोल रहे जो सुनो, मैं म्यूट कर सकता हूँ। सो क्लियर ना? यस सर। ओके ओके, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो मतलब आई होप टाइम होता तो इसको मैं करा पाता। ठीक है, ये हो गया खत्म आपका इकोनॉमी। सो इंटरनेशनल IR खत्म हो गया, बीच में थोड़ा सा बचा है वो मैं करा दूंगा। इको आपका खत्म हो गया है, प्लीज इनको रिवाइज कीजिए, और टाइम मिले तो कोई यहाँ का की कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत गूगल करके 1 या 2 पॉइंट ऐड कर ले, अगर टाइम है तो। नहीं है तो इतना ही पढ़े अभी। सो नेक्स्ट शीट है आपकी नेशनल अफेयर, उसको कवर करने हम जा रहे हैं। PM laid the foundation stone of new parliament building। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, कुछ इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बट कुछ लोग इसको ये बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री में, देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन फॉर्म में लेजिस्लेचर भी अच्छा खासा स्ट्रांग होता है। लेकिन कुछ लोग इसको फंडामेंटली ये बोल रहे हैं कि देखिए, जो आपकी लेजिस्लेचर का काम था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो PM को नहीं आना चाहिए था उसको इनॉग्रेट करने में। इसने क्या कर दिया है कि ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था उसको ब्लर कर दिया। PM इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो उसको लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में जो भी वो हुआ था, जो भी सेरेमनी हुई थी, उसमें नहीं आना चाहिए था। तो ये एनालिसिस का पार्ट है। So these are the 3 pillar of a country, of a democracy, and 4th जो आपका पिलर है वो है मीडिया। मीडिया के बारे में तो डिस्कशन कर ही चुके हैं, मीडिया भी अपने आप में फिर बहुत ब्रॉडर है। ओके, सो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अप्रूव हुई है। ये एक योजना है, पॉलिसी है, कराऊंगा मैं आपको 10-15 स्कीम, उसमें आत्मनिर्भर भारत भी है। इसके बारे में जो भी इनिशिएटिव हुए हैं ड्यूरिंग कोविड, एक ही बार में हम कर लेंगे, तो अभी इसको नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आगरा में मेट्रो आ गई है, जस्ट PM ने लॉन्च कर दिया, और कुछ नहीं है। और IB मिनिस्ट्री एडवाइस टू ब्रॉडकास्टिंग ऑनलाइन गेमिंग। सी
ऑनलाइन गेमिंग में आप देख रहे हो बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, तो उनको एडवाइस किया गया है कि बहुत सारे लोग अननोइंगली क्लिक कर देते हैं और बाद में पैसे उनके डिडक्ट हो जाते हैं। तो आईबी मिनिस्ट्री ने जस्ट कुछ नोटिस दिया है, तो बस आपको इतना याद रखना है। नाउ शहरकार प्रज्ञा इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है, ये किया है एनसीडीसी ने। जस्ट ये स्किल डेवलपमेंट है और कुछ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट का। और नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर एनसीडीसी, ये क्या है, नेशनल एनएसडीसी है, सॉरी एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसने लॉन्च किया है। बस ये आपको याद रखना है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है। कमेटी टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप सभी को पता है 2015 में ये लॉन्च हुआ था, और इसका मेन एम है कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसे लिमिट करना, ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना। कितना लिमिट करना? अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2050। इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस ही राइज होने दे, ज्यादा राइज होने देंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सर 2 डिग्री सेल्सियस वाला नहीं था इसमें 1.5 था, 2 शायद एक मैक्सिमम केस में था, 2 भी था, बट मेन जो इसका टारगेट है वो 1.5 को लेके है। ठीक है, ठीक। ऑल्दो मैं रीचेक कर लूंगा, बट 99% श्योर, 1% आपके लिए छोड़ दिया है, मे बी मैं भी कर लूंगा चेक। हाँ, वो एनवायरमेंट इन इकोलॉजी है, तो अब डिटेल में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। इसमें आपको ये भी देखना आईएनडीसी इंडिया ने क्या बोला है, क्या प्लेज किया है, हमारा क्या वो है, हमें कितना कितना कम करना है, वो भी पढ़ेंगे। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी बनाई है, उसके चेयरमैन है आरपी गुप्ता, ये नाम आपको मेमोराइज करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। सी, आपको शायद अगेन दोबारा मैं समझा रहा हूँ, ये बात अभी समझ में आ रही होगी कि इस टाइम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये है कि ये क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ अभी हम जा रहे हैं। मेनली है जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना, जिसपे एमसीक्यू बन सकता है। क्या वो सही है, गलत है, उसका एनालिसिस क्या है, उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी अवॉइड करूँ। और जब आपका 10 12 जब भी 14 फेब को है एग्जाम, उसके बाद हम डिस्कस करें, ओके। और जहां पे मुझे लग रहा है कि मेरे मतलब एक जस्ट अ बेसिक फैक्ट यू हैव टू मेमोराइज दैट, तो मैं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी है कि 2-3 बार इसको रिवाइज कर लें अगर टाइम बचता है तो, बट अभी फालतू की इंफॉर्मेशन को ज्यादा टाइम ना दें। ओके, जस्ट ये है कि फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप 100 ऑक्टा प्रीमियम पेट्रोल इंडिया ने डेवलप किया है, कुछ नहीं है। पेट्रोलियम से रिलेटेड ये आपको याद हो तो इतना याद कर लेना, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इन पे आज भी पुराना ही सिस्टम है टैक्सेशन का, ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। और वो ओल्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या है? ऑन मैन्युफैक्चरिंग, एंड ऑन सेल। ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ऑन नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर वर्ड होगा प्रोडक्शन, बट अब लिख दिया है तो काटूंगा नहीं। ऑन सेल टैक्स लेती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है ऑन सेल, उसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैट अभी भी इस पे चलता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इसको बोल देते हैं सेंटर का शॉर्ट फॉर्म सैनवैट। तो इस पे सैनवैट लगता है, या वैट से पहले एक नाम हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी बोल देते हैं। और सेंटर की जो एक्साइज ड्यूटी है वो फिक्स है। कैसे फिक्स है? फिक्स क्या है? रुपी पर लीटर। और जो स्टेट टैक्स लेती है वो लेती है परसेंटेज पर लीटर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 20 रुपये लेगी, तो 1 लीटर क्रूड ऑयल कितने का भी हो, 10 रुपए का हो, 20 का हो, 30 का हो, 40 का हो, सेंटर 20 ही लेगी, लेकिन स्टेट परसेंटेज में लेती है। जैसे नॉर्मल टैक्स होता है ना, अगर आप जाके जीएसटी देते हो, तो आपने बर्गर खाया तो फॉर एग्जांपल 12% दिया, 12% ऑफ व्हाट? वैल्यू।
100 का है, 200 का है। ऐसा नहीं है कि एक बर्गर पे 12 रुपए हैं, वो बर्गर चाहे 100 का हो, 200 का हो, नहीं, आप वैल्यू पे देते हो। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि एक बर्गर पे 20 रुपए लेगी, तो बर्गर चाहे 500 का हो, 50 का हो, कितने का भी। आई होप समझ में आया होगा। Sir, Yes, please sir. explain again. Yes, sir. सॉरी Please explain again, sir. सर, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखो, ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लेती है, ऑन सेल ले लेती है, इसको भूल लो, ये एनालिसिस का पार्ट है। बट Okay, sir. वैट है, वैट परसेंटेज बेसिस पे है। ठीक है, ये एक बड़ी डिबेट इसलिए है, जब भी क्या होता है, कैन यू टेल मी कि अगर पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो सेंटर का रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा? सर दोनों के ही बढ़ने चाहिए। नो ना, सेंटर फिक्स लेती है, सेंटर का नहीं बढ़ता है, स्टेट का बढ़ता है। ये समझ में है किसी के? यस सर, आ गया। ठीक है, बाकी लोग नहीं बताएंगे, कोई नहीं, आगे चलते हैं। सो फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव हुआ है। ये आदि महोत्सव क्या है, ये ट्राइबल के जो क्राफ्ट हैं उनको हम प्रमोट करते हैं, सो दैट ट्राइबल लोगों की लाइवलीहुड मेंटेन रह सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर प्लस ट्राइफेड मिलके करती हैं। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिंग मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये ट्राइफेड कुछ नहीं करती है, जो भी ट्राइबल क्राफ्ट है उनकी कोऑपरेटिव और उनकी मार्केटिंग में हेल्प करती है। तो बस आपको इतना याद रखना है, आदि महोत्सव ट्राइबल्स को लेके। सी अगेन एक आगे स्कीम है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जस्ट मेमोराइज कीजिए। देन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अंडमान एंड निकोबार में भी लॉन्च हो गई है, यूटी में भी। गवर्नमेंट ने अभी टारगेट रखा है कि बाय 31 मार्च 2021 तक ये पूरे देश में लागू हो जानी चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो राशन कार्ड की हेल्प से क्या होता है, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है। पीडीएस क्या होता है, जहां पे आपको राशन मिलता है, फ्री राशन मिलता है, फ्री राशन मिलता है। किस एक्ट के द्वारा मिलता है? एक एक्ट था, बड़ा लंबा चौड़ा एक्ट था, लेकिन वो एक्ट आपको देता है राइट टू फूड, राइट टू फूड। तो प्रैक्टिकली राइट टू फूड हमारा कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है? legal right. So fundamental right. सर लीगल है, मतलब फंडामेंटल राइट की डिफाइनेशन में आता है, बट अगेन ये अभी वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, ये जस्टिसेबल नहीं है, तो इट्स अ लीगल राइट। Okay, sir. व्हाट अबाउट राइट टू वर्क? राइट टू वर्क, Fundamental. right to work is not a fundamental, it is a constitutional right. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप मान के चलिए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक है फंडामेंटल राइट, ये चैप्टर है। तो जो फंडामेंटल राइट होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। जो फंडामेंटल राइट है उसका मतलब है कि आप उसके एनफोर्समेंट के लिए किसके पास जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। बस राइट टू वर्क, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट की मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तुम्हारा अधिकार है, सरकार को देना चाहिए, बट तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इसके एनफोर्समेंट को लेके। व्हाट अबाउट राइट टू प्रोटेस्ट? फंडामेंटल है सर। यस, ये तो सबको पता है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। व्हाट अबाउट राइट टू एजुकेशन? फंडामेंटल। वो तो फंडामेंटल राइट है। वेरी गुड। एंड राइट टू प्राइवेसी? ये तो फंडामेंटल। फंडामेंटल सर। फंडामेंटल नहीं है राइट टू प्राइवेसी, आई गेस। फंडामेंटल है, फंडामेंटल 2018 जजमेंट आई। जजमेंट, यस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था सर।
जी बट सर एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा आता है दैट हम लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी काम, कोई ना कोई मतलब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई ना कोई नजर रखे हुए रहता है, तो ये फिर प्राइवेसी होती क्या, कैसे कहलाएगी? सर, ये देखो, ये जो तुम्हारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनमें से कुछ राइट तुम्हारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो प्राइवेसी वाला राइट है, ये आपका गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट है और प्राइवेट सेक्टर के भी अगेंस्ट है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन सोशल मीडिया और इन इंफॉर्मेशन एज। अभी हम इंफॉर्मेशन एज में एंटर कर रहे हैं, तो इस एज में प्राइवेसी की डिफाइनेशन भी चेंज होगी। तो वो डिफाइनेशन क्या है, उसको लेके कोई कंक्लूजन अभी नहीं आया है। तो हो क्या रहा है कि इवन इन सोशल मीडिया एज देयर इज नो प्राइवेसी, प्रैक्टिकली देयर इज नो प्राइवेसी। और ये मेनली प्राइवेसी आपकी किसने वायलेट करी है? मेनली 10 बिग कंपनीज ने, 10 बड़ी कंपनियां हैं। फेसबुक हो गई, उसमें गूगल हो गई, एप्पल हो गई, और उसमें कौन कौन सी होगी, अमेजॉन हो गई, इवन उबर भी हो गई, और कुछ एक दो यूरोप की हैं। बाकी ये 10-12 कंपनी इन्होंने आपकी, अब तो इवन हर एक कंपनी आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर रही है। सो मतलब बहुत ही कंटेस्टेड ये एक टॉपिक है कि अब आपके पास प्राइवेसी बची हुई है नहीं, तो बिल्कुल नहीं बची हुई है इस डिजिटल एज में। लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट जब भी कुछ आपसे कुछ करने को कहती है, बिकॉज इट इज पॉलिटिकल, तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। बट सेम जब आप अपनी बिल्कुल प्राइवेट इंफॉर्मेशन फेसबुक को दे देते हो, गूगल को दे देते हो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। अगेन ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, पढ़ेंगे कभी, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सी प्राइवेसी के बारे में तो मतलब कभी थोड़ा बहुत बताया होगा, तो अभी छोड़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे लिए भी छोड़ना डिफिकल्ट होता है। सर पहले तो ये लीगल राइट था ना बिफोर 2018, बट आफ्टर द जजमेंट आई थिंक बिफोर 2018 ये आपका लीगली था। बट इवन इंडिया में अभी प्राइवेसी और डेटा को लेके कुछ लॉज ही नहीं है सर, कोई लॉ ही नहीं है आज की डेट में। आप देख, कैन यू इमेजिन कि जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, आप जो गूगल नेविगेशन यूज कर रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। मेरे पास मेरे पिछले 2015 से लेके अब तक का, जब से मैंने गूगल मैप स्टार्ट करना हुआ है, डेली का गूगल के पास मेरा रिकॉर्ड है कि मैं उस दिन कहां पे ट्रेवल करने गया था। कैन यू इमेजिन? सारा रिकॉर्ड है, गूगल सर्च का रिकॉर्ड है, फेसबुक चैट का रिकॉर्ड है, व्हाट्सएप की चैट का रिकॉर्ड है। अब तो व्हाट्सएप भी प्राइवेसी खत्म कर दिया। गूगल पे का और रिकॉर्ड हो गया यार। अभी कल ही मैं तो सरप्राइज था, 2020 में वो पूरा बता रहे हैं कि विकास आपने इतने रिचार्ज पे पैसे खर्च करे, इतने यहाँ पे करे, इतने यहाँ पे करे, पूरा एनालिसिस करके बता रहे हैं ये। इवन मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आपको, इवन टुडे, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा गूगल जानता है, ठीक है ना। लोगों के रिलेशन इतने स्ट्रांग नहीं है जितने गूगल के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रांग है। आने वाले 10 टाइम के बाद वो तो आपका फ्यूचर का पैटर्न ही पूरा प्रिडिक्ट कर देगा कि इस देश का यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आने वाले टाइम के बाद बड़ी यही डेटा इज द न्यू ऑयल, और सारा डेटा इन 4-5 प्लेयर के पास है। तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। ओके, सो ये जस्ट है, लैंडलाइन यूजर को ये जीरो लगाना है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेशनल पोर्टल ऑन ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल पोर्टल है, उनको यहाँ पे आईडीज मिल जाएंगी, अपनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, तो इनकी लाइफ को थोड़ा इजी बना रहे हैं। सोसाइटी ने तो इन लोगों को एक्सक्लूड ही कर दिया है, बट समहाउ इनको जस्टिस देने के लिए, सोशल जस्टिस इनके लिए की प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एटलीस्ट कोई अब गवर्नमेंट इनके बारे में सोच ही रही है। हमारे जैसे देश में तो अभी तक इनके बारे में सोचते ही नहीं है, सोसाइटी से किक आउट कर देते हैं, समहाउ ये बेचारे सरवाइव करते हैं। नाउ साइक्लोन निवार आया था, कहाँ पे आया था? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, अम्फन।
हाँ और भी आए थे, ये आगे आ यस जाएंगे। निवार भी आया था। बंगाल के बारे में आप देख लेना, बंगाल 2-3 डेट है। 1903 ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया था पार्टीशन। 1903 division of Bengal on the basis of religion प्लस लैंग्वेज, plus नहीं language. रिलीजन उनका। हाँ वो सर, मतलब मैं बता रहा हूँ 1903 में उन्होंने मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसको ईस्ट बंगाल में डिक्लेयर कर दिया था, और वो तो सही है। जो हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन था उसको वेस्ट बंगाल में तोड़ दिया था। ठीक है, अब सुनो, 1903 में इन्होंने डिक्लेयर किया था पार्टीशन, एंड पार्टीशन के बारे में दो था। एक तो ऑफिशियली जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दी थी, ऑफिशियली जो ब्रिटिशर्स ने आर्ग्यूमेंट दी थी, ब्रिटिशर्स ने रिलीजन आर्ग्यूमेंट नहीं दी थी। ब्रिटिशर्स ने बोला था एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंसी लाने के लिए हम कर रहे हैं, बट उनका डिफैक्टो मोटिव ये था रिलीजन के बेस पे यस सर, हमें डिवाइड करना। ओके, दूसरा है 1905 में जब ऑफिशियली पार्टीशन किया गया, लैंग्वेज के एंड भी। फाइनली 1911 को हमें याद रखना है जब बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया। सर बहुत It was प्रोटेस्ट हुआ था उसके लिए, आई मीन मतलब पूरी हिस्ट्री है उसकी। हाँ, जस्ट ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपको इतना याद रखना है कि 1911 में पार्टीशन इन्होंने कैंसिल कर दिया था, बट हिंदू मुस्लिम को इन्होंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो हुआ क्या था कि बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, पाकिस्तान की डिमांड हुई, तो देवर आस्किंग कि अब तो हमें सेपरेट नेशन ही बनाइए। तो ये इसके बाद सीबीआई जुरिसडिक्शन कैन नॉट एक्सटेंडेड विदाउट स्टेट कंसेंट। सी इसको थोड़ा सा देख लेना, ये लास्ट ईयर इसी को थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। सी अगर आप इंडिया में देखेंगे तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड है, क्या वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और क्या स्टेट करेगी। तो नॉर्मली जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और आपका इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। बट यू विल से कि सर फिर सीबीआई क्यों काम करती है, व्हाई सीबीआई इज डीलिंग विद इट। तो इसका कुछ नहीं है, एवरी स्टेट गिव्स its consent for 6 months। तो हर स्टेट क्या करती है, 6 महीने के लिए सीबीआई को कंसेंट दे देती है। और नॉर्मली क्या होता है, 6 महीने के बाद बिना इसको पॉलिटिकल इशू बनाए फिर रिन्यू कर देते हैं, फिर रिन्यू कर देते हैं, फिर रिन्यू कर देते हैं। इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, क्योंकि सीबीआई हर महीने में 2, 4, 5 केस हर स्टेट में स्टार्ट ही करती रहती है। पहले क्या होता था, हर केस के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी। अब क्या है, हम आपको परमिशन दे देते हैं, ज्यादातर राज्य हर 6 महीने के बाद उस परमिशन को रिन्यू करते रहते हैं। नॉर्मली क्या हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन पॉलिटिक्स, कुछ अपोजिशन पार्टीज ने सीबीआई की जो कंसेंट देते थे इसको विड्रॉ कर लिया, और इसको विड्रॉ करने के बाद अब सीबीआई बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के उस राज्य के में किसी नए केस को नहीं उठा सकती। तो इसको लेके कुछ वो भी उठा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया है कि सीबीआई जुरिसडिक्शन कैन नॉट एक्सटेंडेड। आप ऑटोमेटिकली सीबीआई के जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड नहीं कर सकते विदाउट स्टेट कंसेंट, स्टेट से तो पूछना ही पड़ेगा। यानी कि अगर वेस्ट बंगाल मना कर रहा है कि हम सीबीआई को कोई फ्यूचर में केस नहीं देंगे, तो सीबीआई खुद नहीं ले सकता। हाँ, जो पुराने केस चल रहे थे उन पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन किसी नए केस को नहीं पकड़ेगा। तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का काम, तो स्टेट कंसेंट दे रहा है, क्योंकि सीबीआई के पास जो कैपेसिटी है वो स्टेट्स के पास नहीं है। सीबीआई बहुत प्रोफेशनल है, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास फॉरेंसिक टीम है, स्टेट के पास तो इतनी एडवांस फॉरेंसिक टीम नहीं है, लैब्स है। तो सीबीआई एक बहुत प्रोफेशनल और एडवांस बॉडी है। तो अगर किसी काम को, किसी केस को स्टेट नहीं पता कर पा रही है, स्टेट पुलिस, तो वो एक मोर प्रोफेशनल, मोर एफिशिएंट, मोर एडवांस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। तो स्टेट की भी मजबूरी है, लेकिन ये अपनी मर्जी से देंगे। तो
सीबीआई को कंसेंट लेना होगा, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो ये कंसेंट वाला इशू ये था। फिर महाराष्ट्र ने भी विड्रॉ कर ली, नीचे से केरला ने भी विड्रॉ कर ली, तो बहुत सारे स्टेट्स ने विड्रॉ कर ली, तो ये एक बेसिक सा डिस्प्यूट चला। सो गाइस, अगेन यू हैव 5-10 minutes if you want to ask any doubt related to your IR sheet, economic sheet, and this particular sheet, or any other doubt you may ask. You have 5-7 minutes. 2 मिनट सोचिए जो भी पूछना है। So can anyone tell me why GST was not implemented for petroleum product? या आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जीएसटी में क्यों नहीं लेके आए थे? उसके पीछे बेसिकली 2 आर्गुमेंट है, और देखते हैं कौन बता पाएगा। Sir, states couldn't. I think states could not agree on it. States में क्योंकि states. स्टेट्स ने एग्री नहीं किया था, बट व्हाई स्टेट्स ने एग्री नहीं किया था, कोई बताए? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो पेट्रोल से, आई थिंक, और अल्कोहल वगैरह से ही आता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टेट्स को एज इन। ओके, और कोई वैल्यू ऐड करना चाहेगा इस आंसर में, जो भी लगता है? सी इसके पीछे बेसिकली 2 सर आर्गुमेंट। क्योंकि सर इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी बहुत माने मेजर ऑफ द पार्ट्स डिपेंड ऑन इकोनॉमी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आई थिंक। सो अगर पेट्रोल का कीमत बढ़ जाएगा तो हर चीज का माने क्या बोलते हैं उसका रेट बढ़ जाएगा। ओके, बाकी लोग और कुछ और वैल्यू एडिशन दे पाएंगे अपने थॉट प्रोसेस से? सर इंडियन इकोनॉमी का तो ज्यादातर हिस्सा जो ओन करती है वो तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो करते हैं ना। स्पेसिफिक आंसर टू माय स्पेसिफिक क्वेश्चन कि जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को क्यों नहीं लेके आए, प्लस अल्कोहल को। नाउ आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, सी ये मैं जो आपको रीजन बता रहा हूं ये 90% कवर कर लेंगे, बट उस 10% में मे बी देयर आर अदर रीजंस आल्सो। सर मोस्ट प्रोबेबली इसका रीजन हो सकता है दैट ये दोनों जो है ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है, पेट्रोल और मतलब, क्योंकि सर हम लोगों ने देखा था लॉकडाउन खुलने के बाद कैसा हालत हुआ था आउटसाइड ऑफ द लिकर शॉप। सो क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छी खासी रेवेन्यू इससे मिलती है, अगर इसमें वो लोग जीएसटी लगाएंगे तो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहला है देयर इज अ वेरी हाई टैक्सेशन ऑन पेट्रोलियम। हाई टैक्सेशन का मतलब है, अगर आप देखें पेट्रोलियम पे ऑलमोस्ट अभी 60 से 70% टैक्स है, सेंट्रल और स्टेट का मिला के, सेंट्रल प्लस स्टेट का मिला। नाउ अगर आप जीएसटी में लेके आएंगे तो मैक्सिमम कितना लगा पाएंगे सर? 20%. मैक्स टू मैक्स 5 to 10%। अरे यार जीएसटी नहीं बढ़ा, 28% तो जीएसटी में है, इसके बाद भी सेस लगा सकते हैं, बट नॉर्मली 28 लगा पाओगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हु इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज, सेंटर या स्टेट? कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सो पहला तो ये कि इस पे हाई टैक्सेशन, हाई टैक्सेशन आप समझिए, हाई टैक्सेशन मतलब वैल्यू पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है,
तो पहला रीजन ये था। दूसरा, ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ 30 to 40 ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, कहीं पे 20 भी होगा 25 भी होगा, बट 30 मानिए, 30 to 40% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम से। तो आर्ग्यूमेंट ये थी कि भैया आप जितनी भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये स्टेट का चार्ट है, तो जो ऑलरेडी 50% स्टेट्स को रेवेन्यू मिलता है, 50% रेवेन्यू मिलता है, वो ऑलरेडी आपका जीएसटी के अंदर में चला गया, अंडर जीएसटी। अब इसका मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉस्ट देयर पावर, their autonomy to increase or decrease taxes। अब किसी स्टेट को आधे जो उसको पहले टैक्स मिलते हैं उनमें टैक्स इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, स्टेट के हाथ में नहीं है। अब फैसला कौन लेता है? नाउ डिसीजन इज टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। इसका मतलब है आप मानिए उत्तर प्रदेश, तो पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी टैक्स थे यूपी का चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड करता था, लेकिन आज की डेट में जीएसटी के बाद यूपी में जितने आधे टैक्स लगते हैं, यूपी के सीएम के पास पावर नहीं है। सारे राज्यों के सीएम का ऑलमोस्ट आधे टैक्स पे डिसीजन लेने की पावर चली गई है। वो पावर किसके पास चली गई है? जीएसटी काउंसिल के पास। तो उनकी ऑटोनॉमी चली गई है। नाउ अब फर्दर अगर आप पेट्रोल पे भी टैक्स लगा दें, फर्दर आप ऐसे करें कि पेट्रोल पे भी जो टैक्सेशन है वो जीएसटी में डाल देंगे, तो फिर उसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि भैया ऑलमोस्ट ये सारी ऑटोनॉमी भी गई, स्टेट के पास ऑटोनॉमी नहीं बचेगी। फिर कोई राज्य को अगर अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, सारा काम जीएसटी काउंसिल ही करेगी, और इसमें तो किसी एक राज्य की चलती नहीं है। बात समझ में आई है थोड़ी सी? यस सर। सी, तो पहला मेन रीजन था कि इसको एडजस्ट कैसे करोगे, दूसरा मेन रीजन था कि फिर राज्य के पास पावर ही नहीं बचेगी। इट्स लाइक कि आपकी सैलरी आती है 50,000, तो अब आपने 25% जो घर का सेंट्रल पूल है उसमें डाल दिया। अब वो 25,000 आपका पैसा कैसे खर्च होगा, आपके पास ऑटोनॉमी नहीं है, फैमिली की एक सेंट्रल कमेटी है वो डिसाइड करेगी। तो यू आर सेइंग मुझे तो आईफोन लेना है, नहीं ले पाओगे। अब रिमेनिंग 25 में से भी अब आपसे बोला जा रहा है कि 10,000 रुपए और सेंट्रल पूल में डाल दो, तो तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी सिर्फ 10-15,000 की सैलरी पे रह जाएगी, बाकी पे फैमिली की सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगी, उसमें तुम्हारी चले या ना चले। तो लॉस ऑफ ऑटोनॉमी था। तो दो ये मेन रीजन थे। ओके, अगेन और बताइए बाकी Yes, क्वेश्चन। sir. बाकी क्या जीके की तैयारी को लेके कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है? अपनी फीलिंग बताओ, कैसा लग रहा है, मतलब जो भी ऑनेस्ट फीलिंग है। पर्सनल रखनी है, शेयर नहीं करनी है, ठीक है, चलेगा। So again guys, I think it's enough for the day। तो टाइम हो गया है। अगेन कोई डाउट है तो फिर भी मैसेज कर दीजिए। एक मैसेज आ गया है, देख लेते हैं क्या है डाउट बच्चे का। इसरो को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सी गवर्नमेंट ने पूरा मतलब नोटिफिकेशन लिया है पूरा। ये तो आप जो हमारे इसरो के चेयरमैन है उनका पूरा 3-4 घंटे का वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बताया है किस तरीके से इसरो को प्राइवेटाइज किया गया है। सी, इसरो को प्राइवेटाइज नहीं किया गया है, समहाउ इसरो को भी प्राइवेटाइज किया गया है। हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज किया गया है। अब से पहले अगर एक प्राइवेट एंटरप्राइज आप लॉन्च करें एक टेक स्टार्टअप और वो बोल रहा है मैं तो रॉकेट बनाऊंगा स्पेस के लिए, वो नहीं कर सकता था।
बट नाउ हम यूएस में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि यूएस में जिस लेवल का इनोवेशन स्पेस एक्स लेके आया है, अगर हम अपने प्राइवेट सेक्टर को परमिट करेंगे तो वी आर नॉट गोना टू compete with यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन नेक्स्ट डेकेड। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को परमिट कर दिया। प्लस अब जो इसरो के पास टेक्नोलॉजी है, इसरो अगर अभी हमारे देश के 10-15 स्टार्टअप को वो टेक्नोलॉजी दे दे तो उनको तो एक जायंट लीप मिल जाएगी। तो यही हम कर रहे हैं, इसरो अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है इंडियन स्टार्टअप के साथ, सो दैट उनको बेसिक टेक्नोलॉजी मिले और फिर उस पर वो वैल्यू एडिशन करें। तो इसरो की जो लैब्स है जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, आप उनको यूज कर सकते हो। तो बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने एक रिफॉर्म किया है स्पेस सेक्टर में। आने वाले टाइम में ये इंडिया को कॉम्पिटिटिव बना के रहेगा, अच्छा कॉम्पिटिटिव बना देगा। सो गाइज गुड नाइट, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू लक्ष्मी। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। एक और मैसेज आया बट अब कल तक के नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बाय।